इस वीडियो में हम क्लास 9th के ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है उन सभी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या बोलता है? ये दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स देयर इज ए बॉय सिटिंग हियर, बैठा है, और एक बालिका, दिस इज ए बालिका, दिस इज ए बॉय हैविंग मास m1 एंड दिस इज ए गर्ल हैविंग मास m2। ठीक, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r। तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नॉट बाय देयर लुक, बाय देयर मास, ड्यू टू देयर मास। मतलब ये बॉय है उसका कुछ मास है, गर्ल है उसका कुछ मास है, तो उन दोनों की मास जो अपना है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किसने कैलकुलेट किया? न्यूटन बाबा ने दिया था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो फोर्स होता है जो उन दोनों के बीच में लग रहा है, जिस फोर्स से दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जहाँ कैपिटल G क्या होता है? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कैपिटल G की वैल्यू होती है और ये फोर्स होता है। अब इस फोर्स में कैपिटल G की वैल्यू में पता चल गई। m1 m2 उन दोनों का जो मास होगा और r क्या है? उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। फोर्स को मेजर किस में करते हैं? न्यूटन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में n भी लिखते हैं। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, लेट्स से इसको एक एग्जांपल से समझे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि लेट्स से एक हमारे पास रस्सी है, उस रस्सी के एक एंड पे स्टोन बांध दिया और उसको नचाने लगे। ठीक, तो वो जो स्टोन होता है वो सर्किल में मूव करता है और उस पर फोर्स कौन लगाता है? वो स्ट्रिंग लगा रहा होता है। जैसे कि लेट्स से ये एक पत्थर है अपना और इसको हमने रस्सी से बांध दिया है और यहाँ पे लेके उसको नचा रहे हैं। तो जो पत्थर है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है और उस पर फोर्स कौन लगा रहा होता है? ये स्ट्रिंग, मतलब जो धागा है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगना बहुत जरूरी है। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? सेंटर की तरफ। और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब जो फोर्स इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई अलग फोर्स नहीं है। अगर हम स्ट्रिंग लेके उसको नचा रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है वो, मतलब जो रस्सी फोर्स लगा रहा है स्टोन पे अपनी तरफ, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। वैसे भी जो फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई भी फोर्स, उसका इस केस में नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई अलग फोर्स नहीं है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में एक फोर्स है, उसका एक अलग नाम है, वो खास फोर्स होता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई सा भी फोर्स हो सकता है जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है। ठीक, तो इस पर एक फोर्स लगना बहुत जरूरी है।
तभी जाके वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और वो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, हमेशा सेंटर की तरफ। यहाँ पे है तो इधर लगेगा, अगर वही स्टोन यहाँ पे होता है तो ये फोर्स किधर लग रहा होता है, इधर लग रहा होता है, मैग्नीट्यूड उसकी वही होती है। यहाँ पे होता है तो ऊपर की तरफ, यहाँ पे होता है तो नीचे की तरफ, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ ही लग रहा होगा। अब इस फोर्स का एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस स्टोन पे जो फोर्स लग रहा है उसका अगर इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वल टू है तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे और उसकी स्पीड फिक्स रहे, मतलब सेम रहे, मतलब सेम स्पीड से ही मूव करे, तो जो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है सर्कुलर मोशन के केस में, v स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे v क्या होता है, वो कांस्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, और r क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर उसका इसमें पुट कर दे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आया कि जो कोई भी सर्कुलर मोशन में अगर मूव करे तो जो फोर्स का इक्वेशन होगा F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब इसका ग्रेविटेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि न्यूमेरिकल बना के दे देते हैं कि जैसे कि लेट्स से जो हमारा खुद अर्थ है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लेट्स से अगर सन हो, मतलब जो हमारा अर्थ सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें क्या होता है कि सन बीच में है, ठीक, और उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट मूव करते हैं। लेट्स से हमारा अर्थ ले लें स्पेशल केस, ये सन है और इससे यहाँ पे अर्थ है, ठीक, अर्थ को ई से जनरली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और उनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो जो सन है और अर्थ, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का कुछ मास है, तो वो क्योंकि दोनों में मास है तो वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि सन का मास बहुत ज़्यादा होता है तो वो वहीं पे रुका हुआ होता है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। तो सन जो है अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और उस फोर्स, वो जो फोर्स लगा रहा है सन अपनी तरफ, उससे सर्कुलर मोशन जनरेट होगा, मतलब अर्थ उसी फोर्स की वजह से चारों तरफ इसके मूव करने लगेगा। तो जो सन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है F, वो किसके बराबर होगा, मतलब सेम एनालॉजी जो यहाँ पे हमने पढ़ा वही यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे कि जो F होगा वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, जहाँ m क्या, कौन सा मास, मास ऑफ अर्थ, मतलब मूव कौन कर रहा है, अर्थ, v क्या, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब स्पीड ऑफ द अर्थ, जिसे स्पीड से अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, और r का इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ जिस सर्किल में मूव कर रहा है उसका रेडियस। तो वो अर्थ कौन से सर्किल में मूव करेगा, जो ये सेंटर हो जाएगा सन, और ये जो डिस्टेंस है उसी के रेडियस में मूव करेगा, ठीक। अब ये जो सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है जिस फोर्स से, वो कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वजह से ये अर्थ सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, जिसका इक्वेशन ये बना। अब जो सन खींच रहा है जिस फोर्स से, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पता है, क्योंकि हमें पता है कि वो फोर्स जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलेंगे। वैसे बता रहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई खास फोर्स नहीं है, जो फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जिस फोर्स से सन खींच रहा है वो उसका क्या सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, ग्रेविटेशनल लॉ जो अपना होता है ये Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब जो सन अर्थ को जिस फोर्स से खींच रहा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, G मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो बस इसको इससे इक्वेट कर देंगे, मतलब G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मास ऑफ अर्थ है एक्चुअल में, इंटू वेलोसिटी बाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर विथ mv स्क्वायर बाई आर है, यहाँ पे नीचे सिर्फ आर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो v स्क्वायर आएगा वो g मास ऑफ सन बाई आर के बराबर आएगा। तो यहाँ कुछ कैलकुलेट करने की मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इस तरह से ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। और यहाँ से इन जनरल
वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, तो ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। जी क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ सन बाई आर क्या, डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, और ये वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये वी क्या है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से, मतलब वो स्पीड जिस स्पीड से अर्थ सन के चारों तरफ मूव करेगा। तो ऐसे एक एप्लीकेशन है, मतलब ये एक एप्लीकेशन बताया मैंने कि कैसे इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके बाद वाले फॉर्मूले। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट फ्री फॉल का। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल को एक्चुअली बताया, मतलब लेट्स से ये अपना अर्थ है, अर्थ पे अभी हम खड़ा है, यहाँ से अर्थ के नज़दीक ही, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ें तो वो जो मूव करता है उसी को फ्री फॉल बोलते हैं, मतलब वो फ्री फॉल कर रहा है। और फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हो, लेट्स से उसका मोशन को जो इक्वेशन होगा उसको लिखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के नज़दीक ही छोड़ा जाए तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा? अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने तरफ उसको खींच रहा होगा। लेट्स से मास ऑफ ऑब्जेक्ट को एमओ बोल देते हैं और मास ऑफ अर्थ जो है एमई उसको बोल देते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट सरफेस के अगर नज़दीक हो तो जो ये हाइट होता है उसको इन जनरल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही लेके चलते हैं। मतलब यही वाला जो डिस्टेंस है आर, चूंकि ये आर बहुत बड़ा होता है, अर्थ के केस में रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, 6400 इंटू 1000 मीटर। ठीक, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट को हम नियर द सरफेस छोड़े अगर, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। तो लेट्स से उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको एफ बोल देते हैं। वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, जी दोनों ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ, जैसे मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर स्क्वायर, और मतलब आर क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है सरफेस के काफ़ी नज़दीक है, तो जो सरफेस से हाइट है उसको इन जनरल नेग्लेक्ट करते हैं। इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर होगा, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम ई क्या मास ऑफ अर्थ, और आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल में। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब इस केस में चूंकि फोर्स जो है वो बहुत ही एक खास फोर्स है, मतलब जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, काफ़ी वेल नोन फोर्स है। तो इसके द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको भी एक खास नाम दे देते हैं। इसको एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ना बोल के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, और सिंबल भी चेंज कर देते हैं। इसी ए को जी बोल देते हैं, जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये स्मॉल जी जो है वो कुछ खास नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही है, अभी हमने देखा वो यहीं से आया हुआ है। बस यहाँ पे फोर्स खास है, सिचुएशन कुछ खास है, अर्थ फोर्स लगा रहा है जो कि हम अर्थ पे रहते हैं पृथ्वी पे, तो इसलिए उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक खास नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी बन जाता है ग्रेविटेशनल में, और ये किसके बराबर होता है, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जी की अगर वैल्यू अर्थ पे देखा जाए तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ये तो फिक्स ही होता है, मतलब जो कैपिटल जी होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या, विथ टाइम एंड स्पेस फिक्स होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। विथ टाइम का मतलब क्या,
कि जो वैल्यू इसका आज है 100 साल बाद यही वैल्यू रहेगा, 100 साल पहले यही वैल्यू था, विथ स्पेस मतलब चेंज नहीं होता। उसका मतलब क्या कि इसकी वैल्यू अर्थ पे या फिर मून पे या फिर कोई अदर स्पेस में कहीं चले गए, वहाँ पे सभी जगह जी की वैल्यू सेम होगा। जो वैल्यू हमारे घर में होगा वही वैल्यू पड़ोसी के घर में भी अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो वहाँ भी कैपिटल जी की वैल्यू वही होगी। तो ये स्पेस के साथ मतलब यही कि वेरी नहीं करता है, ये कैपिटल जी की खासियत है। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कैपिटल जी क्या है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है। बस यहाँ पे खास नेमिंग कर दिया गया है, ए को ही जी कर दिया गया है। ठीक, अब अर्थ के केस में जो जी की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो जी, ये जो स्मॉल जी है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, कैपिटल जी तो खैर फिक्स ही है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, हम अर्थ पे हैं तो जी की वैल्यू ये होगी। अगर वही हम कहीं और चले गए, मून पे चले गए, तो वहाँ पे कैपिटल जी तो वही होगा, लेकिन मास ऑफ अर्थ की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ मून, और आर की जगह क्या आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून पुट करेंगे। सरफेस के नज़दीक का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून कैलकुलेट करना हो उसके लिए बता रहा हूँ। अर्थ के केस में स्मॉल जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, चूँकि कैपिटल जी फिक्स ही है, मास ऑफ अर्थ इन जनरल फिक्स ही है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स ही है, तो इन तीनों की अगर वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ अर्थ ये वाला वैल्यू अगर पुट करें और रेडियस ऑफ अर्थ ये वाला वैल्यू पुट करें, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो जो हमारे पास स्मॉल जी का वैल्यू आता है वो कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आसानी के लिए। तो ये दोनों ही वैल्यू एग्जैक्ट ज़्यादा एग्जैक्ट पे जाए तो 9.8 होता है, उसको कैलकुलेशन में ईज के लिए मतलब आसान हो जाए कैलकुलेशन, उसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर रहे होते हैं। तो जी की वैल्यू ये आती है। ठीक, ये कहाँ पे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले जाएं तो इस जी की वैल्यू बदल जाएगी। कैसे, मास ऑफ अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन जो रेडियस हमने ले रखा है ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट था। अगर हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट होगा अब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नहीं होगा, वो बदल जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर को लेट से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट बोल दे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जितना ऊपर हम गए हुए हैं। लेट से इसके बहुत ऊपर हम चले गए, एच हाइट ऊपर चले गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। अगर वहाँ पे बहुत ऊपर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम तरीका, जो फोर्स लगेगा उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करेंगे, लेकिन जो हमने ये आर ले रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, वो अब कैपिटल आर ना हो के क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा। तो जो जी का इक्वेशन होगा वो कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। तो उसको देखते हैं कि कैसे मॉडिफाई होता है। सेम इक्वेशन यही वाला यूज होगा, बस इसमें आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर प्लस एच। ठीक, तो जी एम ई यही वाला लिख रहा हूँ, एम ओ बाई आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अगेन मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए आएगा वही एक्चुअल में जी होता है, हमने देखा। अब यहाँ पे चूंकि अलग थोड़ा है तो जी डैश बोल देते हैं। ये जो जी है वो फिक्स, मतलब उसको एक हम फिक्स लेके चलते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, कि जब मोशन मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्टडी करना हो तो वहाँ पे जी लिखते हैं। जी की वैल्यू 9.8 होती है। अगर हम बहुत ऊपर चले गए हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको जी डैश नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये जी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए की जगह जी डैश पुट कर दिया, वो इसके बराबर हो जाएगा जी एम ई बाई कैपिटल आर प्लस एच का द होल स्क्वायर। तो एट अ हाइट एच, जो कि बहुत अगर ऊंचा हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। और वो कैसे चेंज होगा, आर ई प्लस मतलब आर प्लस एच का स्क्वायर के टर्म में, मतलब ये फॉर्मूला वहाँ लग रहा होगा। सेम दूसरे बॉडी के लिए भी, मतलब
यहाँ पे अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर मून पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना हो मून की वजह से, मतलब मून के अगर सरफेस कोई ऑब्जेक्ट छोड़े तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना हो, तो यही फॉर्मूला लगेगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वाला है। बस उसमें मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून रख देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून रख देंगे। सन पे कैलकुलेट करना हो मास ऑफ सन और यहाँ पे रेडियस ऑफ सन। अगर हम बहुत सरफेस से ऊपर चले गए, बहुत हाइट ऊपर, मतलब जो कि वो हाइट जो रेडियस के कंपेरेबल हो, मतलब बहुत ऊपर का क्या मतलब है, लेट से जैसे कि जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, ठीक। अगर हम लेट से अगर 3200 किलोमीटर मतलब इसके आधा डिस्टेंस ऊपर चले गए तो हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी रेडियस के कंपेरेबल में है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सेम अर्थ पे है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल जी तो हमेशा फिक्स, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट का जितना ऊपर हम गए हुए हैं। सेम मून पे अगर बहुत ऊपर चले गए सरफेस से और वहाँ पे अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जाए और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून और ये मून के सरफेस से जितना ऊपर गए हुए हैं वो हाइट। सेम केस में जुपिटर किसी भी अदर प्लैनेट्स पे चले गए या कोई हाइपोथेटिकल प्लैनेट दे दिया तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। अर्थ के केस में काफ़ी खास होता है और स्मॉल जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये होती है और ये वैल्यू हमें याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल में बार बार यूज होता है, याद ही हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अब इसी दो इक्वेशन से एक और इक्वेशन जनरेट करते हैं। ये कैपिटल मतलब लेट से जी डैश कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। वो कैसे, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें लेट से, ठीक, मैं उसको कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों ही इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए जी डैश बाई जी कैलकुलेट करो तो क्या होगा, जी डैश बाई जी, ठीक। इसको कैलकुलेट करोगे तो जी एम ई और जी एम ई दोनों में के नोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। इसको खुद से करके एक बार चेक कर लें या फिर यहाँ पे अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ये बन जाएगा कुछ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा जो नीचे जी डैश है, मतलब सॉरी नीचे जी जो है उसको अगर उधर मल्टीप्लाई में भेज दें क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस जी डैश को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक जी डैश का मतलब ग्रेविटेशन एट अ हाइट h अगर पता करना हो तो जो ऑन द सरफेस मतलब नियर द सरफेस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अगर पता हो तो सिंपली r बाई आर प्लस एच, जहाँ r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ और कितना ऊपर गए हुए हैं अर्थ के, अगर वो सिंपली कैलकुलेट कर दे मतलब पुट कर दे तो आ जाता है। वो कंपेरेटिवली इससे ईजी है क्योंकि यहाँ पे जी और एम ई, जी की वैल्यू देख रहे हो कितना लेंदी है, मास ऑफ अर्थ कितना लेंदियर है, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदियर हो जाता है। अगर इस टर्म में कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हमें इसका वैल्यू यूज नहीं करना हो ऑन द सरफेस का तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और ऑन द सरफेस का अगर जो मतलब नियर द सरफेस जो एक्सेलरेशन होता है उसका यूज कर लें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, बस यही है। तो ये भी फॉर्मूला एक काफ़ी डायरेक्टली यूज हो रहा होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद वाला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ग्रेविटेशन के प्रभाव में उसका जो मोशन होता है उसको स्टडी करते हैं। मतलब लेट्स से दिस इज अर्थ और इसके चारों तरफ मतलब क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इसके चारों तरफ कहीं ऑब्जेक्ट रखे तो। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट जो कि नियर द सरफेस है, मतलब ये जो हाइट है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नियर द सरफेस मान के चलेंगे। तो नियर द सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हम खड़ा है, अभी भी ये जो लेट्स से दिस इज अ कैप, जो ये कैप है उसको अगर हम छोड़ें तो वो नीचे जा रहा है। ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के इन्फ्लुएंस में ये मूव किया अभी, मतलब उसी के प्रभाव में, और इसके मोशन को स्टडी करना हो तो हम
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसको मान के चलेंगे, क्योंकि मैं अर्थ के क्या अभी सरफेस अर्थ के सरफेस के बहुत करीब ही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो उसको इन जनरल नेग्लेक्ट करके चलते हैं हाइट को, क्योंकि अभी हाइट मेरा कितना होगा, लगभग 30-40 मीटर होगा, 50 मीटर सरफेस से, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो कितना 6400 किलोमीटर होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये कितना है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना मीटर है, और मैं कुछ 50 मतलब 40-50 मीटर ऊपर हूँ, तो वो जो हाइट होता है वो इन जनरल नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर स्टडी करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो हमने देखा था कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के बराबर, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता आया था Gme/r², आर क्या था रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू कितना आई थी अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कैलकुलेशन ईज करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले चलते हैं। मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है 9.8, या मतलब जी के बराबर होता है, ऐसा लेके चलते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन ये जी जो है वो क्या एक तरह का कांस्टेंट लेके चलते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कोई भी बॉडी को अगर ड्रॉप किया जाए तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो स्मॉल जी के बराबर होगा। तो उसके अगर मोशन को स्टडी करना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोला था, मतलब होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, v = u + at पहला था, दूसरा क्या था s = ut + ½ at², और तीसरा क्या था v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, जहाँ पे ए क्या था एक्सेलरेशन। अब चूंकि ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन गया है स्मॉल जी, हमने देखा, तो जहाँ जहाँ ये ए है वहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल जी पुट कर देंगे, ठीक। और जो एस है वो क्या हाइट मतलब डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन में मोशन होगा, जैसे मैंने अभी एक कैप को ड्रॉप किया, वो मूव कैसे किया डाउनवर्ड, मतलब इन जनरल हाइट या डेप्थ ही मतलब हो रहा होता है एस की जगह यहाँ पे ग्रेविटेशन में, तो एस को एच लिख दे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मतलब समझ में आता है चीज़ें, बस नेमिंग अलग कर रहे हैं। तो यही इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाता है ग्रेविटेशन में, v = u + gt, h = ut + ½ gt², और v² = u² + 2gh, ठीक, ये इक्वेशन बन जाता है। अब इन्हीं इक्वेशन को अप्लाई करके हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर लेट्स से सपोज बोल दे कि मैंने जैसे अभी कैप ड्रॉप किया, ठीक, मैं बोलूँ लेट्स देयर इज ए कैप, मतलब मैंने कैप को ड्रॉप किया, वो नीचे जाने में 5 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सा दे दिया, जैसे ही दे समथिंग इज ड्रॉप तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, मतलब u0। ओके, इस फॉर्मूले में ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से क्या है उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो यहाँ पे v है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो क्या इनिशियल वेलोसिटी, h क्या है हाइट, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतने ही टर्म्स है, तो ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। अब कब प्रॉब्लम ये होता है मतलब आता है इन जनरल कि कब कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है कौन सा फाइनल वेलोसिटी है, यही पहचानने में मतलब इन जनरल प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे अभी मैंने बोला कि लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लेट्स देयर इज ए कैप व्हिच इज ड्रॉप, तो ड्रॉप जैसे ही बोला कहीं पे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या 0 हो गया। लेट्स से इट टेक्स 10 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब कि टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। अब चूंकि ये हम मोशन का स्टडी कहाँ कर रहे हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में, मतलब इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो फिक्स है किसके बराबर 10 मीटर, या फिर मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, जी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हमें यू पता चल गया, टाइम दे दिया और एक्सेलरेशन पता चल गया। अब यहाँ से कुछ कुछ पूछ सकता है, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है कि
ग्राउंड पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू पता है, जी पता है, टी पता है, ठीक। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देंगे कि जैसे कि लेट्स से मैं बोलूँ कि मैंने एक टाइप मतलब ऐसा क्वेश्चन हो कि लेट्स देयर इज समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, लेट्स से अब मैं कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इसको अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूले को। लेट्स से अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसको अपवर्ड फेंका गया। लेट्स से क्वेश्चन दे रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, इतना ही बोल रहा है बस कि लेट्स से ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट विथ अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बस इस स्टेटमेंट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हमने पॉजिटिव ले रखा है, इसका ध्यान देंगे। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक। तो अगर हम, और जो अभी हमने स्पीड लिया है ये u इजकल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव लिया है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमें क्या लेना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव लेना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, निगेटिव होगा। अगर हम u को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इन जनरल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक्सेलरेशन में हमेशा ध्यान दें कि एक्सेलरेशन नीचे के तरफ है तो उसको निगेटिव वैल्यू पुट करें, ठीक। अब इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये चीज देगा, और ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट है कि अगर तुम ऊपर ले रहे हो तो अर्थ के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा g के बराबर होगा, और g की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट फिक्स होता है, वो किसके बराबर 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मतलब आसान हो, या क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हो या फिर बाय डिफॉल्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहे होते हैं। यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। अच्छा, अगर ये दे दे सिर्फ कि मतलब 40 मीटर से ड्रॉप किया गया तो उसका मोशन कैसा होगा, वो अगर हम स्टडी करें तो शुरुआत में मैंने यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर भेजा, तो उसका एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे घटेगा, कम होगा, ठीक। वही ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिराते हैं तो चूंकि मोशन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब u और a अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे कि नीचे गिराया जाता है तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो नीचे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होता है, तो उसका स्पीड बढ़ेगा। तो ऐसा सोच सकते हैं, सोचने के लिए काफ़ी सही होता है। और कोई भी चीज़ को ऊपर हम भेजते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, तो घटते घटते कहीं पे जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। तो उसका जो लेट्स से हम वो मोशन स्टडी कर रहे हैं, ऊपर जाके कहाँ पे जीरो होगा ये अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम वही वाला मोशन स्टडी करेंगे जहाँ पे वो जीरो हो जाए, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो कितना टाइम बाद जीरो होगा वो कैसे अगर कैलकुलेट करना हो, तो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे v पता है, u पता है, g पता है, t मिल जाएगा। अगर इसको पुट करोगे तो g कितना आएगा, अगर हम इसको -10 लेके चले आसान के लिए, मैं बोला था अगेन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो g होगा वो मतलब t जो होगा वो 4 सेकेंड आ रहा होगा। v को 0 पुट करें 40 और ये -10, तो इधर आएगा तो +10 इंटू टी इजकल टू 40 हो जाएगा, तो जो t का वैल्यू आएगा वो कितना 4 सेकेंड आएगा। इसको कैलकुलेट कर ले सिंपली, या फिर समझने के लिए आसान सा है, तो कितना टाइम बाद वो जीरो होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी 4 सेकेंड बाद। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि नीचे से हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी पूछ सकता था। सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतना दे क्वेश्चन, लेट्स देयर इज अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट हाइट इट विल कवर, कितना हाइट कवर करेगा, तो उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन बाय डिफॉल्ट -10 लेंगे क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, और हाइट हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड वाला इक्वेशन लगा देंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हमें u पता होना चाहिए, g पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। u तो दे रखा है,
जी पता चल गया, लेकिन टी पता होना चाहिए। तो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी जो कैलकुलेट किया, फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन से हमें टी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वी यू जी पता है। अब ऊपर वाला फाइनल वेलोसिटी तो मतलब बोल रहे हैं कि कितना हाइट ऊपर जाएगा, अगर ये क्वेश्चन अब पूछे तो वहीं से हमें पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, ये हमें पता चल गया। तो इस इक्वेशन से टी आ जाएगा, फिर टी को उसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू, यू की वैल्यू, जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट आ जाएगा। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन हुआ। अगेन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखिए, लेट्स से देयर इज अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक, वापस आने में कितना लगेगा? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर साफ कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। अपना क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब बॉल लेट से उसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बार बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज हो रहा होता है, तो इन कॉन्सेप्ट को सबको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे मैं सिचुएशन ले रहा हूँ। तो सिचुएशन क्या है कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका, अब पूछ क्या रहे हैं वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, बस क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है। यही चीज़ ग्रेविटेशन में इन जनरल प्रॉब्लम हो जाती है कि इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखा है ऐसा लगता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सिर्फ कि एक बॉल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगेगा, बस इतना ही। इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो जो बॉल का मोशन होगा वो हमें इमेजिन करना होगा कैसा होगा। बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, वो कहीं जाके रुक जाएगा, ठीक, और फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा और फिर वापस आएगा। तो चूंकि हम ग्रेविटेशन के अंडर में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव इन जनरल मान के चलेंगे, उससे न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। माइनस नीचे की तरफ एक्सीलरेशन हमेशा निगेटिव होगा, नीचे की तरफ ही होगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से भेजा फेंका गया, तो यू यानी कि इनिशियल स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखा था, ये हमने निकाला, ये बाय डिफॉल्ट है। अब अगर देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीका से कर सकते हैं, मतलब दो तरीका से सोच सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक, कहीं रुकेगा, ठीक, और फिर वहां से गिरना स्टार्ट करेगा। तो बाई सिमेट्री मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगेगा। तो अगर हमको ऐसे स्टडी करना है, ठीक, कि हम पहले ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट के मोशन को ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे गया और यहाँ पे रुक गया और फिर वापस आएगा। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा, वो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके तो वो रुकेगा पहले, तो यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी ये पता चल गया, तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कितना? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई जी, मतलब v माइनस यू बाई जी, वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस u कितना 20 और g कितना -10। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल, ये t 2 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 2 सेकेंड लगा ऊपर और फिर 2 सेकेंड लेगा नीचे आने में। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 4 सेकेंड बाद फिर वापस आएगा, तो टोटल टाइम 4 सेकेंड, ठीक। ये पहला मेथड। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हमने पहले में क्या किया कि पहले ऊपर जाने वाले मोशन को स्टडी किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस बार हम पूरा मोशन को एक साथ स्टडी करेंगे, मतलब ऊपर गया और फिर वापस आया, वो वाला मोशन स्टडी करेंगे। उस केस में इनिशियल स्पीड, अब एक अलग केस ले रहा हूँ, ये चीज इग्नोर करते हैं, ठीक, मतलब ये सही है, अभी इग्नोर कर रहे हैं। अब इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड। ये तो ऊपर फेंका था तो इनिशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव की तरफ होगा। ऊपर जब जा रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा,
और नीचे आ रहा होगा तभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा ही -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आने वाला है, ऊपर जाने वाले में भी और नीचे आने वाले में भी। अब फाइनल स्पीड कौन सा लेंगे यहाँ पे, हम पूरा मोशन को स्टडी कर रहे हैं। मैं बोला था कि ऊपर जाने से नीचे आने तक, तो शुरुआत इनिशियल स्पीड क्या है, शुरुआत वाला। तो शुरुआत वाला क्या है, ऊपर फेंका मैंने, ऊपर बॉल को फेंका गया तो प्लस में लेंगे, यू जो होगा +20 मीटर/सेकंड। अब बॉल ऊपर गया और फिर वहां से नीचे आया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब लास्ट वाला आया तो जो भी होगा वो नीचे की तरफ है, तो पहले तो ये निगेटिव होगा, ठीक। और चूंकि यहाँ से फेंका गया है 20 मीटर से, तो जो आएगा उस समय उसकी स्पीड वही होगी, तो यहाँ पे -20 मीटर/सेकंड होगा, ठीक। इसका ध्यान देंगे। अब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करेंगे v-u/g, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से v कितना -20। अब अगेन इसमें जो टाइम आएगा वो पूरा टाइम होगा, क्योंकि हमने पूरा मोशन को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 सेकेंड आना चाहिए, ठीक। v क्या माइनस, मतलब v-u, v कितना -20 माइनस u कितना +20 है, तो -u भाई a कितना -10 है, ये कितना हो जाएगा -40/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4 सेकेंड, यानी कि जो टाइम आया वो डायरेक्ट 4 सेकेंड आया। तो मेथड दोनों अलग अलग थे, मतलब लेकिन आंसर दोनों से सेम आना था, तो इससे भी 4 सेकेंड और ऐसे ही 4 सेकेंड। तो ऐसे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, ठीक। अब इसी में पूछ सकता था कि 20 मीटर/सेकेंड से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट रीच, मतलब मैक्सिमम ऊंचा कितना जाएगा ये बताएं, ये क्वेश्चन एक हो सकता है। तो उस केस में जो h होगा वो, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, h उसका अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो उसके लिए क्या, इनिशियल स्पीड यहाँ पे पता है कितना 20 मीटर/सेकेंड, ये पता है, ये अप्लाई करने के लिए या फिर थर्ड वाला इक्वेशन अप्लाई कर दें, ठीक। यहाँ पे भी h है, हमें इनिशियल स्पीड पता है, मतलब लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे कि लेट्स देयर इज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, बस इतना ही पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड, मतलब थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड 20 मीटर/सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया 20 मीटर/सेकेंड, एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर होगा। अब जो हमें स्टडी करना है क्या, मैक्सिमम हाइट रीच, तो मैक्सिमम हाइट रीच पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, और घटेगा तो फाइनल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या 0 मीटर/सेकेंड, ठीक। तो इस इक्वेशन को अगर अप्लाई करें तो यहाँ से h, मतलब मैक्सिमम हाइट रीच, तो वहाँ से h डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, लेट्स से थर्ड वाले इक्वेशन को, तो v² मतलब 0² = u², तो ये कितना है 20 +2 g कितना, मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो a है वही g है, -10, तो यहाँ पे -10 लेंगे इंटू h, ठीक। h हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना -20h हो जाएगा। इसको अगर इस साइड लाए तो ये +20h हो जाएगा, = 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी 20, यानी कि जो मैक्सिमम 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट रीच होगा वो कितना होगा 20 मीटर। तो ऐसे मैं कुछ एग्जांपल अभी बताया, इस तरह से इन इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्टडी करने के लिए। अगर ये मोशन मून पे होता है या फिर कहीं चांद पे, मतलब मून पे या फिर सन पे, कोई अदर प्लैनेट पे, तो चेंज क्या होता है, जी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू यहाँ पे -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहे होते हैं, वहां पे हमें उस प्लैनेट का जी कैलकुलेट करना होगा। तो जो जी की वैल्यू है हमें उस प्लैनेट के लिए या फिर उस सैटेलाइट के लिए कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि लेट्स से कोई अदर प्लैनेट दे दे, जुपिटर मान ले, तो जो जी की वैल्यू होगी वो -10 ना ले रहे होंगे, जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से वहां पे कैलकुलेट करेंगे। हमने अर्थ पे जी की वैल्यू इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, जो कि मतलब +9.8 या 10 आया हुआ है, उसको हम 10 लेके चल रहे हैं। तो फिर जी की वैल्यू उस प्लैनेट पे पहले कैलकुलेट करेंगे, वो जी की वैल्यू होगी।
और फिर सेम एनालॉजी जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि इनिशियल ऊपर वाले को पॉजिटिव लो, जी को निगेटिव ले लो, वो भी तो खींच ही रहा होगा नीचे की तरफ सेम, सिर्फ मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। तो मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा वो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे। मून पे लेट से क्वेश्चन में ज़्यादा देता है तो मून पे जी पहले इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ ना पुट करेंगे, मास ऑफ मून पुट करेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून पुट करेंगे, या जी की वैल्यू फिक्स होती है तो उस समय जो जी ऑन द मून है मतलब एक्सीलरेशन ऑन द मून वो आ जाएगा। फिर सेम इक्वेशन और सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब हम देखेंगे मास और वेट का कॉन्सेप्ट, मास एंड वेट। अब इसमें जनरली कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम जो डे टू डे लाइफ में मास और वेट यूज कर रहे होते हैं और जो फिजिक्स में डेफिनेशन होता है वो दोनों अलग अलग होता है। तो जैसे हम दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं कितना वेट है तो बोल 3 kg 2 kg, और एक्चुअल में यहाँ पे पता चलता है कि वेट कुछ और ही है, मतलब वेट को न्यूटन में जैसे मेजर करते हैं। अभी पढ़ते हैं पूरा, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा ही कि वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो यहाँ कुछ और ही होता है और वहाँ पे डे टू डे लाइफ में कुछ और ही है। तो पहले जो फिजिक्स में मास और वेट का डेफिनेशन होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसको डे टू डे लाइफ से कंपेयर कर लेंगे कि क्या हम गलत कर रहे होते हैं। तो पहले तो मास देखते हैं कि मास क्या होता है। तो फिजिक्स में मास को कैसे डिफाइन करते हैं, मास को एक तरह से इनर्शिया से मतलब कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। मास को अगर मेजर करना है तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करो कि इनर्शिया कितना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास मतलब इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो मास मेजर करने का एक फिजिक्स में काफ़ी मतलब रूल है, एक तरह से मेजर करते हैं। जैसे कि लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट कोई है, उसका मास m है, उसको हमें मेजर करना है, तो उस पर हम एक फोर्स लगाएंगे, एक नोन फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंट से, देखेंगे कि कितना के रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। तो उसका एक्सेलरेशन लेट्स से एफ नॉट बोल दें, ए को जो आया वो ए नॉट बोल दिया। ये दोनों ही चीज़ हमें पता है इसलिए मैं नॉट लगा दे रहा हूँ। एफ नॉट मतलब एफ यहाँ 0 दे दे तो इसी को एफ नॉट बोलते हैं। कोई कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं है, बस नोटेशन है एक तरह का। तो जो इस पर फोर्स लगाया वो एफ नॉट, वो हमें पता है। तो जो इसका एक्सेलरेशन हुआ वो हमने मेजर किया बाय एक्सपेरिमेंट, वो कितना है ए नॉट। तो जो इसका मास होगा वो क्या होगा, एफ नॉट बाई ए नॉट। मास क्या होता है, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, मतलब एफ इजकल टू एम है तो एम इजकल टू एफ बाई ए। तो जो ये वैल्यू दे रहा होगा वो मास दे रहा होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, तो मतलब ऐसे देख सकते हैं। और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मतलब वही इनर्शिया क्या होता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज में रेसिस्टेंस को, जैसे सेम फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, यानी कि जो रेसिस्टेंस टू चेंज है उसका वो बहुत कम है, मतलब इनर्शिया जो है उसका बहुत कम है, वो अपने आप में चेंज को रोक ही नहीं पा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो यानी कि उसका मास, यानी कि उसमें इनर्शिया कम है, यानी कि मास उसका कम है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, ऐसे मतलब डिनोट करते हैं, ऐसे इनर्शिया से रिलेट इसको करते हैं। तो ये मास होता है और इसको मेजर किस में करते हैं, केजी में, ठीक। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट कि लेट्स से देयर दो मास है हमारे पास, अपने पास लेट्स से, ठीक। उसको एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा। लेट्स से देयर 1 kg और ये 2 kg का है, ठीक। अब इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इस पर अगर कोई लेट्स से 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाए, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, सेम फोर्स, तो सेम फोर्स इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसका जो इनर्शिया है वो कम है। इनर्शिया क्या होता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज को अपोज करना। तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यानी कि ये अपोज ज़्यादा कर रहा है, ये अपोज कम कर रहा है, मतलब रेसिस्टेंस कम दे रहा है। तो यानी कि इसका मास कम है और इसका रेसिस्टेंस ये ज़्यादा दे रहा है, मतलब इनर्शिया इसका ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है। ऐसे इनर्शिया और मतलब फोर्स को रिलेट कर सकते हैं, मतलब इनर्शिया और मास को रिलेट कर सकते हैं। ये हो गया मास का कॉन्सेप्ट। अब वेट क्या है,
वेट एक तरह का फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा होता है। तो वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मतलब वेट हम देखा क्या, एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच रहा होता है उसी फोर्स को वेट बोलते हैं। ठीक, अब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितना से खींचता है वो हमने देखा था। लेट्स से पूरा एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? g टाइम्स मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर ये क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ का होगा, हमने पहले देखा था। और जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? g, जो फोर्स होगा वो ये मास, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से इसको m ही रहने देते हैं। ठीक, m इंटू जी, और यही फोर्स जो होता है वो क्या? वेट होता है। तो वेट इजकल टू क्या हो जाएगा? mg। तो ये अपने पास वेट का फॉर्मूला आया। और इसको मेजर किस में करेंगे? ऑब्वियस है, फोर्स है तो न्यूटन में मेजर करेंगे, यहाँ पे केजी में मेजर कर रहे थे। अब एक तो इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होगा? न्यूटन में। और ये क्या है? एक तरह का फोर्स है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जी पे डिपेंड कर रहा है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो जी की वैल्यू है वो हर जगह बदलता है। अर्थ के लिए इस फॉर्मूले में अर्थ का डेटा डाल रहे होंगे, मून के केस में मून का डेटा, मतलब मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, इसकी वैल्यू तो हमेशा ही फिक्स होती है। तो जी मून पे चेंज हो जाएगा, सन पे चेंज हो जाएगा, जुपिटर पे चेंज होगा, तो जी की वैल्यू चेंज होगी जगह जगह पे, तो वेट क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन जो मास होता है, इनर्शिया, वो हर जगह फिक्स होती है। 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएं किस ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे ये एक्सीलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। वो अर्थ पे भी इतना ही होगा, मून पे भी चले जाएं तो वहाँ भी वही होगा, सन पे भी चले जाएं तो वहाँ भी वही होगा। मतलब 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएं इस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास हमें लेट से नहीं पता है, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पे आ रहा है तो मून पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा होगा, सन पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा होगा। यानी कि अगर फोर्स 10 है और लेट से ये मतलब 10 ही आ रहा है तो 10/10 1 kg हर जगह हो रहा होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा हर जगह। तो इस तरह से मास की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आ रही होगी हर जगह, अर्थ पे भी, मून पे भी, स्पेस में कहीं भी चले जाएं, रॉकेट में, कहीं भी, हर जगह सेम होगा। लेकिन वेट क्या है? क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है। अगेन वेट जो है मास और जी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स होगा, वो यहाँ होगा, वही हर जगह होगा। लेकिन जो जी वाला टर्म है वो वेरी करता है, और मैंने देखा कि कैसे वेरी करता है। जी की अलग अलग जगह पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जहाँ भी वेट पूछे वहाँ की वैल्यू, वहाँ की जी कैलकुलेट कर ले इस फॉर्मूला से, ठीक, और उसको यहाँ पे पुट कर दे, और मास दिया हुआ होगा तो वेट आ जाएगा। अर्थ पे पूछे तो जी की वैल्यू कुछ जानी मानी होती है, जी की वैल्यू कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर लेट से किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 1 × 10 न्यूटन हो जाएगा उसका वेट। ठीक, जो वेट होगा वो 10 न्यूटन होगा। ये फिजिक्स का दोनों का डेफिनेशन होगा। अब हम डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं? पूछते हैं कि मतलब 2 किलो, मतलब किसी आदमी से पूछेगा कि इसका वेट कितना है तो वो इन जनरल किस में भी बताएगा? 40 kg में बता रहा होगा। अब ये कन्वेंशन बन चुका है, तो इससे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कंट्राडिक्शन होता है कि मतलब हमें कुछ और पता है और यहाँ कुछ और हो रहा है। तो एक्चुअल में वो मास मेजर कर रहे होते हैं, मास में बता रहे हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पूछे वेट कितना है तो वो बोला 40 kg, तो एक्चुअल में 40 kg क्या है? उसका मास है। उसका वेट कितना होगा? 40 × 10 या 40 × 9.8, लेट से 40 × 10 ले ले तो 400 न्यूटन उसका वेट होगा। वो 40 kg जो उसने बताया वो क्या था? उसका मास था। वो चूँकि कॉमन मैन है, उसे फिजिक्स नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। हम फिजिक्स वाले हैं तो हम इन दोनों चीज़ के अंतर को समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद
इन जनरल यहाँ पे ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। मैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं शॉर्ट में, उसके लिए बोर्ड इरेज करते हैं। अब देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसमें क्या, केपलर से एक साइंटिस्ट था, ऑब्वियसली उसका नाम है केपलर, जिन्होंने लेट्स से रेस्पेक्ट देम, जिन्होंने अर्थ के मोशन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था उन्होंने, और बहुत सारे स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 3 लॉ दिए जो कि नेम से पता चल रहा है प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स के मोशन को डिफाइन करता है। मतलब प्लैनेट के मोशन को उन्होंने स्टडी किया और बेस्ड ऑन दैट, मतलब उसके आधार पे उन्होंने 3 लॉ दिया कि प्लैनेट किसी भी, मतलब कोई भी प्लैनेट है वो मूव कैसे करता है, उसके लिए उन्होंने 3 लॉ दिए। उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है, लेट्स से अपना स्टैंडर्ड केस लेते हैं, हम अर्थ और सन के बीच में अपने प्लैनेट को क्या ले लेते हैं, अर्थ, और वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव करता है, सन के इन्फ्लुएंस में। तो ये इसी के बेसिस पे वो तीनों लॉ को पढ़ते हैं, ठीक। और इन जनरल ऐसे ही बुक में वगैरह कहीं पे भी डिफाइन किया होता है, लेकिन ये उन्होंने जो लॉ दिया था वो सारे प्लैनेट के लिए वैलिड है, अर्थ ही नहीं, सिर्फ कोई भी प्लैनेट हो उसके लिए वैलिड है। तो हम अर्थ और सन के लिए ले चलते हैं। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो अर्थ है सन की तरफ मूव करता है, ठीक, ये हमें पता है। तो जो मूव करता है तो उसका जो ऑर्बिट होता है, लेट्स से ये सन है, तो अर्थ जो इसके चारों तरफ मूव करता है तो उसका जो ऑर्बिट होता है मूव करने का वो एलिप्टिकल होता है, जिसका जो सन जो होता है वो एलिप्स के किसी एक फोकस पे लाई करता है। ये फर्स्ट लॉ है। हम पहले मान रहे होते हैं कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ मूव करता है वो सर्कुलर में मूव करता है, पर एक्चुअल केस में वो एलिप्टिकल में मूव करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, जब न्यूमेरिकल देगा तो हम क्या सर्कुलर एलिप्टिकल मान के चलेंगे या सर्कुलर। जब न्यूमेरिकल्स देता है अर्थ और सन का तो वहाँ पे हम सर्कुलर मान के चलते हैं, वहाँ पे जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो सर्कुलर मान के करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो, अगर दे रखा है कि इलिप्स में मूव कर रहा है या फिर केपलर्स लॉ अप्लाई करना है, उस केस में अर्थ के ऑर्बिट को हम इलिप्स मानेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सर्कुलर मान के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसा कि पहले शुरू में बताया था कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना तो सर्कुलर मान लेते हैं, वो क्या गलत था? नहीं, गलत नहीं था। इन जनरल क्लास 9 में सिंप्लिसिटी के लिए हम सर्कुलर मान के चलते हैं जब कुछ नहीं दिया है तो। पर एक्चुअल केस कुछ और होता है, ठीक है, ये भी जो एक्चुअल केस वो भी पढ़ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेशन चलता है, मतलब 9th में तो बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन है जो यूजुअल में जो एक्चुअल होता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। पर ठीक है, अभी थोड़ा गलत फिजिक्स से पढ़े, बाद में इसको करेक्ट करते हैं। यही मतलब पूरा एक्चुअल करेक्टनेस पे चले गए तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो हर चीज़ को हम अभी सिंप्लीफाइड कर करके पढ़ रहे होते हैं। तो जब कुछ नहीं दिया हो तो सर्कुलर मानेंगे, पर ये एक्चुअल है, मतलब इसको पढ़ लेते हैं। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था वो बोला उन्होंने कि जो अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ, तो जिस ऑर्बिट में मूव करता है वो ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्स। और जो सन होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है? किसी एक उसके फोकस पे। इसका मतलब क्या? किसी भी इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। लेट्स से ये इलिप्स है तो इसका एक फोकस ये होगा, एक फोकस ये होगा, ठीक। और इलिप्स के बारे में थोड़ा और जो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, इलिप्स में 2 एक्सिस होते हैं, एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस, ठीक। जो छोटा वाला होता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसको माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस, ठीक। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? ये इसका जो पूरा लेंथ होगा उसको डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिर्फ ये वाला लेंथ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? जो पूरा लेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 2, ये वाला, ये सेमी माइनर, सेमी माइनर, और सेम वैसा ही ये सेमी मेजर, ठीक। ये इलिप्स के बारे में होता है। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए समझने के लिए। तो फोकस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सन जो होता है एक फोकस वाला ही करता है,
ये पहला कॉन्सेप्ट पहला हो गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि अर्थ इस तरह से मूव करता है कि उसके द्वारा लेट्स इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। मतलब लेट्स से अर्थ है यहाँ पे, यहाँ से इसको रेडियस से ज्वाइन कर दिए और टी टाइम में वो यहाँ पे आ गया, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिए। तो जो एरिया स्वेप्ट हुआ, मतलब एरिया कितना स्वेप्ट किया, ये वाला, ठीक। और लेट्स से अर्थ यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर दिए और टी टाइम बाद वो अर्थ यहाँ पे चला गया, तो इसको ज्वाइन कर दिया। तो जो कि टाइम इंटरवल दोनों में सेम है, मतलब अर्थ को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, टी, उतना ही टाइम अर्थ को यहाँ से यहाँ जाने में लगा, टी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वेप्ट होगा, इस केस में एरिया कितना स्वेप्ट हुआ, ये वाला। तो जो ये दोनों एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये दूसरा लॉ बोलता है कि अर्थ स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक। बस ये दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्या बोलता है कि द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेट्स से फर्स्ट, लेट्स से अर्थ को पूरा एक राउंड मारने में जो टाइम लगता है, लेट्स से उसको टी बोल देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मतलब कैपिटल टी लगा तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड। और सेमी, ये जो मूव कर रहा है जिस ऑर्बिट में, वो क्या है, इलिप्स है, तो उसका मेजर एक्सिस होगा, ठीक। और सेमी मेजर एक्सिस को लेट्स से आर बोल देते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को आर बोल देते हैं। मतलब सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ से कहीं सेमी मेजर एक्सिस ये वाला होगा कहीं कुछ, तो सेमी मेजर एक्सिस को लेट्स से आर हमने बोल दिया। तो सेमी मेजर एक्सिस और जो टाइम पीरियड लगा, उन दोनों में रिलेशन को तीसरा लॉ स्थापित करता है। कैसे? तीसरा लॉ बोलता है कि द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बस यही थर्ड लॉ यही है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। टाइम पीरियड क्या है, पूरा एक राउंड मारने में जो टाइम लगा। सेमी मेजर एक्सिस क्या है, हमने देखा। अब इसी को अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल कैसे दे सकते हैं। यहाँ से हम क्या मतलब करते हैं, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब, आर को इधर ला दे, यह कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाना होता है तो उसके बदले में कांस्टेंट देते हैं। मतलब इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना हो, तो समथिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आर क्यूब होगा, ठीक। टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट। ये हर प्लैनेट के लिए फिक्स होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दे देगा कि लेट्स से देयर इज ए प्लैनेट जिसका टाइम पीरियड ये है और उसका सेमी मेजर एक्सिस ये है, और कोई दूसरा प्लैनेट है जिसका सेमी मेजर एक्सिस ये है, तो उसका टाइम पीरियड बताएं। तो इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर बाई रेडियस, मतलब सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, मतलब एक के केस में लेट से दे रहा है कि 10 साल लग, एक प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड 10 ईयर है, 10 ईयर लगता है कंप्लीट करने, उसका सेमी मेजर एक्सिस मान लेते हैं कुछ समथिंग लेट से 100 किलोमीटर होगा, नहीं ये काफ़ी छोटा है पर मान लेते हैं। और दूसरा दे दिया कि एक और दूसरा प्लैनेट है जिसका जो सेमी मेजर एक्सिस है 50 किलोमीटर है, तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। बस, तो सिंपल कैसे, टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर बाई आर क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब, वो कांस्टेंट ही होगा इस केस में भी और उस केस में भी, तो उसका मान लेते हैं टाइम पीरियड टी, तो इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 50 का क्यूब, टी स्क्वायर बाई 50 का क्यूब। तो यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंदर वाला, तो ये पूरा का पूरा क्यूब है, सॉरी ये, तो 8 बन जाएगा ये पूरा का पूरा। तो टी स्क्वायर 100 स्क्वायर बाई 8, सॉरी ये टी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर बाई 8, मतलब 10 बाई 2√2 ईयर, जो भी है वैल्यू, उसका जो टाइम पीरियड क्या होगा, इतना ईयर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ, मतलब ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए बस, ठीक। तो ये ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। इतना कुछ अगर सही से समझ जाए तो इन जनरल
ग्रेविटेशन के सारे ही न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।